हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सचिन, कौशल, खुशबू, आयुषी, शालिनी, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। हाँ, ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल ओके है ना? चलो ऑल ओके है तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्टिल वाला समझा दीजिए। स्टिल का एक मतलब है रुका हुआ, एक स्टिल का मतलब है अब तक। मैंने उसको इतना समझाया, स्टिल उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसको इतना समझाया फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। तो एक स्टिल का मतलब फिर भी का सेंस जाता है। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो अब गुड मॉर्निंग हो गया। अब स्टार्ट किया जाए। सबका मीनिंग मैं बता रही थी ना। वेर एज का मतलब भी है जबकि, हाउएवर, ये सारा। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है ना के बावजूद। के बावजूद, अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूं। इतनी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया। इवन दो का मतलब भी होता है के बावजूद। तो ये सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन मतलब वो कंजंक्शन जो वाक्य में कॉन्ट्रास्ट बताता है, वो कंजंक्शन जो विरोधाभास वाले वाक्य में यूज होता है। विरोधाभास मतलब एक सेंटेंस पॉजिटिव जाएगा और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव जाएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस देखना, ही विल श्योरली डिनाई मी, नेवरदिलेस आई एम वेटिंग फॉर हिज डिसीजन। नेवरदिलेस का मतलब होता है फिर भी। ये भी कंजंक्शन है। ये जो नेवरदिलेस कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है फिर भी, इन स्पाइट ऑफ। तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है ना। ही विल, मेरे को पता है कि वो नकार देगा। डिनाई कर देगा मतलब ना कर देगा, नो बोलेगा। मेरे को पता है कि वो नो बोलेगा लेकिन फिर भी मैं उसके डिसीजन का वेट करूंगा। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे को पता है कि वो मेरे को नो ही बोलेगा इसलिए मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। तो वो तो कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि मेरे को पता है वो ना बोलेगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। और कॉन्ट्रास्ट वाले में नेवरदिलेस होता है। नेवरदिलेस का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, ना बोलने के बावजूद भी मैं उसके डिसीजन का वेट करूं। उसी तरह दे केम लेट, वो लेट से आए, गलत काम किया, लेट से आया, बट फिर भी टीचर ने उसको कुछ नहीं बोला। तो ये सेंटेंस भी तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना। अगर लेट से आए हैं तो टीचर को डांटना चाहिए ना। दे केम लेट बट द टीचर डिडंट से एनीथिंग, टीचर ने कुछ भी नहीं बोला। तो बट वाला सेंटेंस भी विरोधाभास में यूज होता है। विरोधाभास मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव वाला सेंस। कॉपी करिए, सेंटेंस को कॉपी करिए। पहले ना मैं बता रही हूँ कि ये सब कंजंक्शन कैसे कैसे सेंटेंस में यूज होता है, फिर आपके एग्जाम में कैसे कैसे एरर आएगा हम उस पर बात करेंगे। तो ये भी कंजंक्शन है, ठीक है, ये भी कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट में यूज हो रहा है। सारा कॉन्ट्रास्ट में यूज हो रहा है ये कंजंक्शन। कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास में, और बट भी कॉन्ट्रास्ट। अगर 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 मैंने लिखा शी इज स्मार्ट बट ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस में बट की जरूरत है ही नहीं। वो स्मार्ट है लेकिन सुंदर है। ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं जा रहा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जा रहा। शी इज स्मार्ट बट ब्यूटीफुल, स्मार्ट है लेकिन सुंदर है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये गलत है ना। कॉन्ट्रास्ट नहीं जाना चाहिए, एंड लगा दो। वो स्मार्ट भी है और सुंदर भी है, दोनों पॉजिटिव जा रहा है। अगर ऐसा रहता शी इज
ब्यूटीफुल। सुंदर तो है बट बेवकूफ है, फुलिश है, तब ये सही होता। फुलिश की सुंदर है बट बेवकूफों की तरह हरकत करती है, तो दिस वन इज करेक्ट। वन गोज पॉजिटिव, फुलिश का मतलब है मूर्खों की तरह, और एक नेगेटिव, तो यहाँ पे बट सही। बट वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। चलो थोड़ा स्पीड में लिखना है, स्पीड में लिखना है। ही इज रिच, वो रिच है लेकिन माइजर है। माइजर का मतलब है कंजूस है, तो दिस सेंटेंस ऑल्सो गोज कॉन्ट्रास्ट ना। अगर अमीर है तो पैसे देना चाहिए ना, मदद करना चाहिए, बट वो कंजूस है, तो ये कंजंक्शन भी कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। देखो एक स्टूडेंट स्टिल वाला पूछ रहे हैं, फिर से एग्जांपल आ गया। ये देखो, ही डिसीव्ड मी, उसने मेरे को डिसीव किया। डिसीव मतलब उसने मेरे को धोखा दिया, बट फिर भी मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं, तो यहाँ का स्टिल भी कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। तो जो स्टूडेंट बोल रहे थे ना कि मैम एक बार स्टिल वाला एज अ कंजंक्शन समझा दीजिए, तो यहाँ पे देखो उसने मेरे को धोखा दिया। धोखा दिया तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था ना, बट फिर भी आप उस पर भरोसा कर रहे हो। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने, ऑल्दो वाला सेंटेंस, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की बट फिर भी बेचारा फेल हो गया, तो फिर भी, यट भी कॉन्ट्रास्ट बताता है। येट एज अ कंजंक्शन। आई एम बिजी, हालांकि मैं बिजी हूं, फिर भी मैं अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालता हूं, तो फिर भी हाउएवर वाला कंजंक्शन भी, मैं बिजी हूं फिर भी मैं अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल लेता हूं, तो हाउएवर वाला कंजंक्शन भी कॉन्ट्रास्ट होता है। तो अभी मैंने जो शुरू में एग्जाम्पल दिया था ना कि ये सारे कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, अभी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है, सब एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। क्लास अगर ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही थी, तो बहुत सारे बच्चे एक साथ आते हैं, तो थोड़ा सा क्लास को क्विट करके फिर से रिज्वाइन करिए। ओके, लिख लिया है ना? थोड़ा सा स्पीड में लिखना है। हाँ, ऑल्दो का पेयर यट के साथ होता है, अभी ऑल्दो वाला अलग से करेंगे। मैम सिक्स्थ वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। सिक्स्थ वाला, मैं बिजी रहता हूं, मैं बिजी रहता हूं, अगर ऐसा रहता है ना, मैं बिजी रहता हूं इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम नहीं बिता पाता हूं, बट मैं यहाँ बिजी रहता हूं फिर भी मैं अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालता हूं, तो ये भी तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा, कॉन्ट्रास्ट जा रहा। अब आज और भी देती हूँ। द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, नेवरदिलेस भी बहुत बार एग्जाम में आया। नेवरदिलेस का हिंदी होता है फिर भी। टेस्ट बड़ा डिफिकल्ट था फिर भी मेरे अच्छे नंबर आ गए, तो ये भी तो कॉन्ट्रास्ट। अगर ऐसा होता कि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था इसलिए मैं फेल हो गया, तो वहां पे नहीं लगता नेवरदिलेस, नेवरदिलेस कॉन्ट्रास्ट में लगता है। सबका मीनिंग एक ही है, सब कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। ही लव्स राइटिंग, उसको राइटिंग का उल्टा क्या होता है? रीडिंग। उसको लिखना पसंद है जबकि उसके भाई को पढ़ना पसंद है। वाइल आई वॉज वर्किंग, वाइल का एक मतलब मैंने कल दौरान भी बताया था, बट यहाँ दौरान का सेंस नहीं था। जबकि, जबकि मैं वर्क कर रहा था और वो सो रहा था। ही इज अ फूल, नॉनदीलेस, नॉनदीलेस, नेवरदीलेस, नॉट विथ स्टैंडिंग, सबका मतलब होता है फिर भी। ये तीन वर्ड याद रखना, एक होता है नन दी लेस, शुरू वाले स्लाइड में लिखा हुआ है, एक होता है नेवर, नेवर दी लेस, इसका मतलब है फिर भी। एक होता है नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी होता है के बावजूद, फिर भी। ये तीनों कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट में यूज होते। वो बेवकूफ है फिर भी मैं उसे पसंद करता हूं, तो ऑल दीज आर कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट।
आपका बैच आज ही परचेज किया है ना, देखो जो बच्चे आज बैच खरीदे हैं ना उनके लिए देखो कल तो आपकी छुट्टी है ना, कल आपकी छुट्टी रहेगी, कल तो दिल्ली में इलेक्शंस है तो कल तो पूरा इंस्टीट्यूट वगैरह बंद रहेगा। तो कल आप क्या करना, रुको पहले आप लिख लो, बताती हूँ कि शुरू के 10 15 20 दिन 1 मंथ तक बच्चों को दिक्कत आती है। पहले आप इसको लिख लो फिर बताती हूँ। although is also contrast, although is also contrast, although he started early yet he reached late, although I worked hard I failed. जो बच्चे नए स्टूडेंट्स हैं ना, अब नए स्टूडेंट्स को ना पूरे डिटेल में बताने से बेटर है कि 31 जनवरी के क्लास में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ओके 31 जनवरी का सुबह का 9:30 बजे का क्लास देखिएगा। अभी तो आप यही वाला क्लास करिए। ओके सुबह 9:30 बजे के क्लास में मैंने आपको कैसे कैसे पढ़ना है आधे घंटे न्यू स्टूडेंट्स के लिए पूरा बताया है, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है, आप उसको देख लेना। जो नए स्टूडेंट्स अभी आप यहीं से कंटिन्यू करो, और कल आपकी छुट्टी है तो कल आप कोशिश करना कि जो छूटा हुआ है ना उसको कवर कर लेना। इस बैच में मैंने अभी बस बेसिक पढ़ाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पिछले हफ्ता पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है और कल से कंजंक्शन पढ़ाया है मैंने। तो कोशिश करना 1-2 दिन में इसको कवर कर लेना, और बाकी तो ये वाला लाइव नहीं छोड़ना, यहीं से कंटिन्यू करिए। चलो नेक्स्ट वाला, हाँ अब आ जाओ इवन दो। अभी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलने वाले। इवन दो और दो, दोनों का हिंदी, ये आपके स्टेनो एग्जाम में आया था। पहले तो ये सब कंजंक्शन को समझा दूं। एक होता है दो, एक होता है अकेला दो, एक होता है ऑल दो। दोनों का मतलब सेम है। दो की जगह ऑल्दो भी लगा सकते हैं और ऑल्दो की जगह दो भी लगा सकते हैं। दोनों का हिंदी होता है यद्यपि। अगर किसी बच्चे को यद्यपि नहीं समझ में आ रहा है, ऑल्दो उसने कड़ी मेहनत की, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, तो ये कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। ये तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता ही है। एक और वर्ड होता है इवन दो। इवन दो भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है और इवन इफ भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। दोनों का मतलब है फिर भी, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। ये आपके स्टेनो एग्जाम में एक क्लोज टेस्ट आया था और ऑप्शन में दोनों आया था, ठीक है, ऑप्शन में दोनों आ गया था, इवन दो भी आ गया था, इवन इफ भी आ गया था, और दोनों तो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। तो बच्चों का कंफ्यूजन था, मैम कंफ्यूजन हो गया कि आखिर किसको चुने। तो जब भी इवन दो का मतलब है कि काम कंप्लीट हो चुका है। पहले आप लिखो, एग्जाम्पल से समझा दूंगी। इवन दो में एक्शन कंप्लीटेड है और इवन इफ में इनकम्प्लीट एक्शन है। पहले आप इसको लिखिए। अगर दोनों आ गया है और दोनों तो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, तो कैसे पता करेंगे कि कहां पे क्या यूज करना है। पार्ट ऑफ स्पीच का रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं मिलेगा? पार्ट ऑफ स्पीच का रिकॉर्डेड वीडियो वहीं पे है, इस बैच के पहला क्लास में पहला 4 रिकॉर्डेड है। कोई भी आपको बैच से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, बैच रिकॉर्डेड और कहाँ क्या है, तो इस नंबर पे मैसेज करिए 9958358324, वो आपको गाइड कर देंगे। मैसेज डालिएगा। इवन इफ या इवन दो it rains, even if या even though it rains, I will attend the meeting. इवन इफ दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, मैं बता रही हूं कैसे क्या यूज होगा। इवन दो it rained, I attended the meeting.
कॉपी करो दोनों सेंटेंस को। लिखना है, लिखना है, जो मैं लिख रही हूं आपको भी लिखना है। लिखना है, पूछ रहे क्या करोगे, बैठ के लिखना ही है। देखो, इवन दो और इवन इफ दोनों तो विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस में यूज होता है, बट इवन दो में काम हो चुका है। यहां पे देखो, इट रेन्स, अगर बारिश होती भी है ना फिर भी मैं मीटिंग को अटेंड करूंगी, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना। बारिश होने के बावजूद भी मैं मीटिंग में जाऊंगी, तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। तो यहाँ पे अभी बारिश हुई नहीं है। इट रेन्स, अगर बारिश भी होती है तो आई विल अटेंड। आई विल अटेंड का मतलब है मीटिंग अटेंड करूंगी। अभी काम हुआ नहीं है, ना ही अभी बारिश हुआ है। अगर बारिश होता है तो मैं काम अटेंड करूंगी। तो यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है ना, और इनकम्प्लीट एक्शन के लिए इवन इफ लगाओ, इवन इफ रहेगा। और अभी देखो, इवन दो बारिश हुई फिर भी मैंने मीटिंग अटेंड किया, बारिश होने के बावजूद भी मैंने मीटिंग अटेंड किया, इसका मतलब है कि मेरे बारिश होने का काम भी हो गया है और मैंने मीटिंग भी अटेंड कर लिया। तो यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है ना, और कंप्लीटेड एक्शन के लिए आप इवन दो लगाते, इवन दो। ओके, डन। इवन इफ, अगर बारिश होती भी है ना तो मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। अभी मैंने मीटिंग अटेंड नहीं किया, मेरा काम इनकम्प्लीट है, और अभी बारिश भी हुई नहीं। अगर होती है तो इनकम्प्लीट एक्शन है, और इनकम्प्लीट एक्शन के लिए हम इवन इफ लगाते हैं। बट यहाँ पे देखो, बारिश हुई और मैंने मीटिंग भी अटेंड किया। हालांकि बारिश हुई थी उस दिन, फिर भी मैंने मीटिंग भी अटेंड कर लिया, तो काम हो चुका है। इवन दो, इतना इतना टाइम मत लीजिए लिखने में। अब सेंटेंसेस मुझे बताओ। पहला वाला सेंटेंस में क्या होगा, इवन दो या इवन इफ ही लॉस्ट हिज जॉब। उसने अपना जॉब खो दिया फिर भी वो उसका ऑफिस में कंटिन्यू किया, सर्व कर रहा था। यहाँ पे देखो, उसने अपना जॉब खो दिया, इवन ही लॉस्ट हिज जॉब। ही लॉस्ट हिज जॉब का मतलब है उसका जॉब खो गया और फिर भी वो कंपनी में कंटिन्यू कर रहा था। तो यहाँ पे तो काम हो चुका है, और काम हो चुका है, कंप्लीट एक्शन के लिए इवन दो लगाना। और यहाँ पे दो, इवन इफ, अगर मेरी जॉब चली भी जाती है ना तो आई विल कंटिन्यू, ये फ्यूचर है ना, मैं इस ऑफिस में कंटिन्यू करूंगा। अभी किया नहीं है, इनकम्प्लीट एक्शन है ना, उसका जॉब गया है ना अभी वो कंटिन्यू करेगा, अभी तो जॉब भी नहीं गया। अगर जॉब चला भी जाता है ना तो मैं ऐसा करूंगा, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट के लिए इवन इफ लगा। आपको ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल तो आपने ऑलरेडी लिख लिया है ना। विकास, आज के 1 बजे के बैच में टाइटल क्या डाला है आपने? स्पोर्टिंग एरर प्लस क्लोज टेस्ट। नहीं, ऐसा डालना बता रही हूँ, क्लोज टेस्ट प्लस टॉपिक वाइज एरर, टॉपिक वाइज एरर और ब्रैकेट में वर्ब। मैंने इसे स्पोर्टिंग एरर ब्रैकेट में वर्ब कर दिया है। स्पॉटिंग टॉपिक वाइज डाल, पहले तो क्लोज टेस्ट है, फिर डालना टॉपिक वाइज और ब्रैकेट में वर्ब। इवन दो, हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अब जहां जहां से मैं नोट लिख रही हूँ ना, जहां जहां पे नोट लिख रही हूँ, अब असली एरर वहीं से आएगा। अब मुझे बोलोगे कि मैम दो और ऑल्दो, दो और ऑल्दो का हिंदी होता है यद्यपि। दो और ऑल्दो भी तो कॉन्ट्रास्ट में, ये एग्जाम में बहुत बार आया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दो और ऑल्दो का मतलब भी तो यद्यपि होता है, और दो और ऑल्दो भी तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट में। और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इसका हिंदी भी होता है के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी,
कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो फेल हो गया, तो ये वाला भी तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो रेस को नहीं जीत पाया, तो इन स्पाइट और डिस्पाइट भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, और दो और ऑल्दो का यूज भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि ये जो दो और ऑल्दो है ना, दिस इज अ कंजंक्शन, और इन स्पाइट और डिस्पाइट वाला जो है ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ऐसा लिखो, ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखो, नोट डालना, ऐसा लिखो कि दो और ऑल्दो भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, और इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ऑल्दो और डिस्पाइट का हिंदी लिख लो, इसका मतलब भी है के बावजूद, ये भी तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। अगर हमारे एग्जाम में दोनों आ गया, दो और ऑल्दो भी, दो भी आ गया और इंस्पाइट भी आ गया, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ क्या लगता है? दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि दो और ऑल्दो ये कंजंक्शन का काम करता है, दो और ऑल्दो कंजंक्शन है, और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट प्रेपोजिशन। और मैंने शुरू के बैचेस में आपको पढ़ाया भी है, थोड़ा बहुत बताया है कि कहाँ कंजंक्शन आएगा, कहाँ प्रेपोजिशन आएगा। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में। ओके, इन स्पाइट, फिर बोलोगे कि मैम ये भी तो प्रेपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी तो के बावजूद होता है, और डिस्पाइट भी तो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब भी तो के बावजूद होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, इसे मैं प्रेपोजिशन चैप्टर में फिर से पढ़ाऊंगी। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ठीक है, सिंपली क्या होता है? डिस्पाइट, सिंपली डिस्पाइट होता है, इसके साथ ऑफ मत लगाना, लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। वैसे तो दोनों प्रेपोजिशन ही है। कौन बोल दिया कि कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड में नॉट नहीं होना चाहिए? ये कहां से सीख लिया एवेंजर? कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड में नॉट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड। अपना थ्योरी नहीं बनाना है, बस एक कंजंक्शन है, दोनों विरोधाभास वाले सेंटेंस में यूज होता है, बट एक कंजंक्शन है और एक प्रेपोजिशन है। चलो अब देखते हैं कि कहाँ कैसे यूज होगा। प्रेपोजिशन है मतलब प्रेपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, बट कंजंक्शन तो अपने बाद एक क्लॉज लेता है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब। ये लिख लिया है, अब आ जाओ, अब मुझे बताना। इन स्पाइट ऑफ इट रेन्ड हेविली, इतनी बारिश हुई। कभी कभी ऑल्दो और दो के साथ यट नहीं भी आता है, वो मैं आगे बताऊंगी। यट के जगह कॉमा भी आ गया ना तो सही है। कुछ बच्चों को लगेगा मैम ऑल्दो और दो के साथ तो यट यूज होता है ना, कॉमा भी चलता है। हाँ, तो चलो अब मुझे बताओ कि कौन सा होगा। भारी बारिश के बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड किया। यद्यपि इतनी बारिश हुई फिर भी उसने पार्टी अटेंड किया। दिस सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट है। इतना बारिश हुआ फिर भी वो पार्टी चला गया, कॉन्ट्रास्ट है। और कॉन्ट्रास्ट में ऑल्दो का भी यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट में इन स्पाइट ऑफ का भी यूज होता है। दोनों तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, बट इन स्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशन है और ऑल्दो एक कंजंक्शन है। अब बताओ कि यहाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे? इन स्पाइट ऑफ के बाद सीधा एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सीधा एक ऑब्जेक्ट चाहिए इन स्पाइट ऑफ के बाद। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ तो एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इट सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ओके, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम इट को ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। सपोज आपको लगेगा कि मैम इट को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं नाउन या प्रोनाउन के रूप में, और यहाँ पे वर्ब लगा है, तो ऑब्जेक्ट अपना एग्रीमेंट वर्ब से थोड़ी करता है, वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी लगता है। ये जो वर्ब लगा है इट के लिए लगा है, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट है। और प्रेपोजिशन, ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आता है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब है हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, हमें कंजंक्शन चाहिए। ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। ठीक है, और यहाँ भी एक क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और इन दोनों क्लॉज को ऑल्दो से जोड़ा गया कॉन्ट्रास्ट ऑल्दो।
नेक्स्ट वाला, ऐसे ऐसे एरर्स आएगा आपके एग्जाम में। इन स्पाइट ऑफ और ऑल्दो हैवी रेन, मूसलाधार बारिश के बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड किया। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सब्जेक्ट था और एक वर्ब था, इसीलिए हमने कंजंक्शन लगाया। बट यहाँ पे है सब्जेक्ट वर्ब, ये तो सब्जेक्ट, यहाँ तो कॉमा है, सब्जेक्ट वर्ब तो बाद में आ रहा है। अब मुझे बताओ कि ये रेन क्या है, रेन का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। रेन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? रेन नाउन है, वर्ब है, क्या है? वैसे तो रेन नाउन भी होता है, रेन नाउन है। वेरी गुड, कैसे पता चला? क्योंकि हैवी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। रेन यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब तो हमारा ये है, ये वर्ब है, और ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट। तो रेन यहाँ पे वर्ब है, बारिश के बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड कर लिया, तो ये नाउन है। और यहाँ पर ये तो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के तुरंत बाद नाउन तो आएगा नहीं, बट प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है ना, इन स्पाइट ऑफ हैवी। दूसरा, ऑल्दो ये डिस्पाइट द वॉच वॉज एक्सपेंसिव, वो घड़ी महंगा होने के बावजूद भी मैंने उसको खरीद लिया, क्या होगा? प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तुरंत ऑब्जेक्ट चाहिए। बट ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये वर्ब है, यहाँ पे ये दो, हाँ वर्ब है, और वर्ब अपना एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से थोड़ी करता है, वर्ब अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से करता है। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन कभी भी अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेता, प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो हम कंजंक्शन लगाएंगे, प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑल्दो द वॉच, ये देखो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और क्लॉज के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता है, क्लॉज के साथ कंजंक्शन आता है। वी वेंट आउट इन स्पाइट और डिस्पाइट द रेन, देखो यहाँ पे तो दोनों सही है, ठीक है, यहाँ पे दोनों सही है। इतनी बार द रेन, द लगा है, नाउन है, और नाउन के साथ तो हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, तो प्रेपोजिशन भी यही है और ये भी प्रेपोजिशन ही है, तो दोनों करेक्ट। एग्जाम में हो सकता है ना ऐसा करते, एग्जाम में हो सकता है कि इन स्पाइट ऑफ, एक ऑप्शन में इन स्पाइट ऑफ लगा देते, और एक ऑप्शन में, यहाँ तो दोनों करेक्ट हो गया, डिस्पाइट ऑफ लगा देते। तब आप किसको चुनते? तब आप किसको चुनते? तब हम इंस्पाइट को चुनते, क्योंकि हम डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा सकते, बट इंस्पाइट के साथ लगा सकते, ठीक है। बट यहाँ तो ऑफ नहीं लगा, दोनों करेक्ट। दो या ऑल्दो माई हस्बैंड डिडंट लाइक द मूवी, यद्यपि मेरे हस्बैंड को मूवी नहीं पसंद आया, बट मेरे को बहुत पसंद आया। कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना, ये देखो ध्यान, दो और ऑल्दो, तो यहाँ पे भी दोनों हो सकता है ना, क्योंकि हम दो के जगह ऑल्दो भी लगा सकते हैं, दोनों सही है, और दोनों कंजंक्शन ही है। हस्बैंड सब्जेक्ट है और इसका वर्ब डिडंट लाइक है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, हम दोनों यूज कर सकते हैं। दो की जगह ऑल्दो भी लगा दो, और ऑल्दो की जगह दो, दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट, और वहां भी दोनों करेक्ट। बस ध्यान रखना है कि यहाँ हमें प्रेपोजिशन चाहिए, और प्रेपोजिशन तो दोनों है। अगर यहाँ पे ऑफ लगा रहता ना, तब हम इसको हटा देते, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, बट यहाँ तो नहीं लगा है, करेक्ट है यार, ये भी करेक्ट। लिखते जाइए, दो माई हस्बैंड, दो भी हो सकता है, ऑल दो भी हो सकता है। और नेगेटिव का मतलब समझ जाओ, जैसे मैंने लिखा ना, नॉट सक्सीडेड, नॉट सक्सीडेड भी नेगेटिव है, और नॉट सक्सीडेड की जगह फेल्ड लिख दिया, तो ये भी तो नेगेटिव सेंस ही जा रहा है। ही डिड नॉट सक्सीड, ये भी नेगेटिव है, ये फेल्ड। प्रेपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद ये जो नाउन आया है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ये है। जब दो ऑब्जेक्ट आ गया वर्ब का, तो पहला वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा वाला डायरेक्ट। ओके, फोर्थ वाला रिपीट कर दीजिए। वी वेंट आउट, फोर्थ में तो
रुको रुको, थोड़ा सा ना अच्छा अच्छा खाना पीना खाओगे, अच्छा अच्छा खाना पीना खाओगे, पता नहीं समझाते समय दिमाग कहाँ रहता है, मोमोज और वो सब नहीं खाओगे। ओके, अच्छा ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे। देखो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। नाउन किसके बाद नाउन आता है? प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है ना। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन या प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जुड़ थोड़ी रहा है, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन कुछ जुड़ नहीं रहा है। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट को कैसे समझेंगे कि कॉन्ट्रास्ट है या नहीं है? चलो देखो, इतनी भारी बारिश के बावजूद भी वो मैंने क्लास ले लिया, इतना डांटने के बाद भी ना, मैंने आपको डांटा तो आपको आना नहीं चाहा था, इतनी डांट खाने के बावजूद भी वो आया। तो कॉन्ट्रास्ट पढ़कर समझना है ना। घड़ी महंगा था, मेरे को नहीं लेना चाहिए था, तो अगर महंगा घड़ी होता और मैं नहीं लेती तो वो कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। इतना महंगा होने के बावजूद भी मैंने घड़ी ले लिया, कॉन्ट्रास्ट है। बारिश के बावजूद भी मैं बाहर गई, मेरे हस्बैंड को मूवी पसंद नहीं आया बट मेरे को पसंद आया, तो दो ऑपोजिट विचार एक्सप्रेस हो रहे हैं ना, तो उसी को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। और यहाँ पे देखो रेन नाउन है, नाउन, ठीक है। किसके बाद नाउन चाहिए? प्रेपोजिशन के बाद। तो प्रेपोजिशन तो ये भी है, प्रेपोजिशन ये भी है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन आता है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये भी तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट तो हमारा ये है, वर्ब तो हमारा ये है, हमें सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, ये इसका ऑब्जेक्ट। चाउमीन नहीं खाना है, चाउमीन खाना है ना, तो आप वो वाला चाउमीन खाओगे, मिलेट वाला खाना, रागी और मिलेट का चाउमीन खाना, बाजरा ज्वार वाला चाउमीन खाओगे सब। क्या क्या खा, अभी तो समुद्र मंथन का वो कैब याद करने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाना होगा। मोमोज खाना है ना, तो वीट वाला खाना, गेहूं वाला मोमोज खा लेना। रोक नहीं रही हूँ ताकि आपकी क्रेविंग ना, वीट वाला खाएंगे, हरी साग सब्जी खाएंगे। डिस्पाइट और इंस्पाइट क्या होता है हिंदी में बता दीजिए। इतनी देर से क्या बोल रही हूँ, इसीलिए पीटने का मन हो रहा है ना। हिंदी में बता दीजिए, ये क्या लिखा है मैंने, ये बावजूद, ये क्या लिखा था मैंने? डिस्पाइट और इंस्पाइट हिंदी में बता दीजिए, ये कौन सा भाषा लग रहा है? बांग्ला लग रहा है डिस्पाइट और इंस्पाइट? हिंदी में बता दीजिए। कुछ बोलेंगे मैम आप तो कुछ ज्यादा ही हिंदी यूज करते हो, और कुछ को लग रहा है कि मैं तो सब लिख रही हूँ। के बावजूद लिखा है ना, भारी बारिश के बावजूद। गांव का देसी खाना बहुत टेस्टी होता, पता है मुझे। फोर्थ में दोनों का यूज हो सकता है, दोनों का यूज हो सकता है, ठीक है। बट अगर डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा होता ना, तब हम ये यूज नहीं करते। ऐसे 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 ध्यान से चीजों को नहीं सुनोगे, इसका मतलब है कि क्लास करते समय आपका 2-3 ऐप और खुला है। इतना धीरे धीरे बार बार करोगे तो बैच कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा आगे? हाँ चलो, अब मुझे बताओ, शी इज यंग, शी इज इंडिपेंडेंट, क्या ये मतलब बताओ पहले कौन सा होगा? नो मैम लेट आया था इसलिए नहीं आ रहा है, तो ये मेरी गलती है। वाह, बड़ी स्मार्ट बच्चा है ये तो। मैं लेट आया था इसीलिए मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं लेट आया था, आप इसका खामियाजा भुगतिए, आप मेरे को फिर से समझाइए। शी इज यंग, इतनी यंग है, इतनी कम उम्र के है, फिर भी वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जैसे बोलते हैं ना, अरे इतनी छोटी है बट फिर भी वो किसी की मदद नहीं लेती है, अपने पैरों पे खड़ी है। तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना। कॉन्ट्रास्ट में बाकी कोई, ये सब कंजंक्शन भी मैं अलग अलग आपको बताऊंगी। ये कंजंक्शन अभी पढ़ाया नहीं है, ये कंजंक्शन कारण बताता है। वेदर वाला कंजंक्शन ना डाउट बताता है, अनलेस वाला कंजंक्शन कंडीशन बताता है। ये सब मैं अभी सब पढ़ाऊंगी। तो यहाँ तो वो नहीं जा रहा ना, इतने कम होने के बावजूद भी, इतने कम उम्र में होने के बावजूद भी वो इंडिपेंडेंट। तो ये कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और कॉन्ट्रास्ट में हमें ऑल्दो लगाना,
ऑल्दो शी इज यंग, यद्यपि इतने कम उम्र की है बट फिर भी शी इज वेरी इंडिपेंडेंट। बोलते हैं ना अभी कम उम्र की है तो अभी उसको सहारे की जरूरत है, डिपेंडेंट है, लेकिन अब ये तो इंडिपेंडेंट है। शी इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग है। शी इज इंडस्ट्रियस, डैश इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन हर फील्ड, मेहनती होने के बावजूद भी ना उसको अपने क्षेत्र में रिकग्निशन नहीं मिला है। रिकग्निशन नहीं मिला है मतलब लोग उसको बहुत ज्यादा पहचानते नहीं है। तो ये भी तो सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना, और कॉन्ट्रास्ट में भी यट का यूज होता है। ये सब याद रखना है, ये सब क्लोज टेस्ट में भी बहुत हेल्प करने वाला। डैश ही हैड विजिटेड द प्लेस अ फ्यू टाइम्स, वो उस जगह पे बहुत बार गया है बट फिर भी उसको लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा था। क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट में क्या बताता है? दो भी कॉन्ट्रास्ट बताता है, हेंस तो अभी नहीं बताया मैंने। ओके, कॉन्ट्रास्ट और इवन इफ भी कॉन्ट्रास्ट बताता है, दोनों कॉन्ट्रास्ट बताता है, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ही चाहिए। उस जगह पे वो कई बार गया है फिर भी उसको रास्ता, लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अगर आप किसी जगह पे गए हो तो आपको तो रास्ता पता होना चाहिए ना, बट फिर भी इतनी बार जाने के बावजूद भी उसको नहीं पता चल रहा था, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। और कॉन्ट्रास्ट में तो दोनों यूज होता है, तो चलो बताओ। इवन इफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि इवन इफ भी कॉन्ट्रास्ट बताता है बट इवन इफ में एक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट एक्शन के लिए है, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्शन नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी उस जगह पे बहुत बार जा चुका था, तो एक्शन कंप्लीट है, तो हम 2 लगाएं, काम हो गया है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, ये तो कॉन्ट्रास्ट वाला था जिसमें आपने पूरा टाइम दिया है, कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन। हाँ, कुछ ही बार नहीं है, कुछ बार, ऑफ फ्यू टाइम्स पॉजिटिव है, उसको नहीं भी, और इतना ज्यादा ऑप्शन आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको लिख के खत्म करो। तो ये सारा क्या था? ये सारा आपका लिखो, करो करो आराम से कॉपी करिए, उसके बाद धीरे धीरे ना आपकी हैबिट हो जाएगी, थोड़ा आपका स्पीड बढ़ जाएगा। इवन दो होता ना तैश, तो हो सकता था, वो भी आंसर हो सकता था, इवन दो होता तो वो भी आंसर हो सकता, बट नहीं था ना। 2 की जगह पे हम ऑल्दो भी लगा सकते हैं, बोथ आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल मतलब एक के बदले दूसरा लगा सकते। अभी तो चलो ठीक है, अभी नया नया बैच स्टार्ट किया है, थोड़ा सा आपकी स्पीड कम है। लिख लिया? नेक्स्ट, शी इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब है मेहनती है। इतना मेहनत के बावजूद भी ना उसको तारीफ नहीं मिली है अपने क्षेत्र में, यट होगा। इंस्पाइट और डिस्पाइट दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में समानता है कि दोनों प्रेपोजिशन है। कहाँ रहते हो माय गॉड? इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। ऑफ नहीं लगाना, सिर्फ डिस्पाइट लगाना। 1 सब ग्रेजुएट्स हो, सब ग्रोन अप हो। चलो ये भी हो गया 2, यद्यपि वो वहां पे बहुत बार गया है फिर भी उसको दिक्कत हो रही थी। ये अभी तक हमने क्या पढ़ा? ठीक है, एरर्स वाला तो मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी, उसमें करना। अभी हमने क्या पढ़ा है? एरर, कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, वो कंजंक्शन जो विरोधाभास वाले सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे वो कंजंक्शन, ये तो इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। वो कंजंक्शन जो, सॉरी,
वो कंजंक्शन जो कारण बताता है, ठीक है। अभी कॉन्ट्रास्ट वाला किया, अब हमने कारण बताने वाला कंजंक्शन किया। और कारण बताने वाले कंजंक्शन में ना आप एक चीज और नोट करोगे, फॉर भी लगाओ, वो कंजंक्शन जो कारण बताता है, ठीक है। तो देखो, I could not complete the work. First of all, because is a conjunction. How did you get to know कि this is a conjunction? ये join कर रहा है ना किसको? I हमारा subject है और could not complete verb है, और subject verb मिलके clause बना रहा है। और यहाँ भी I subject है और ये verb है, और subject verb मिलके clause बना रहा है, और दोनों clause को ये जोड़ रहा है। ये conjunction है। और कौन सा conjunction है? This is a conjunction of reason. ये कारण बताने वाला conjunction। काम को क्यों नहीं कंप्लीट कर पाया? क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ क्योंकि का सेंस आ रहा है ना, क्योंकि से कारण बताते हैं, कारण। फिर आ जाओ, आई हैड बिन ड्राइविंग फॉर, चूंकि, यहाँ तो क्योंकि हो गया और यहाँ पे चूंकि हो गया। कुछ हमारे हिंदी वाले जो बच्चे नहीं हिंदी में एक्सपर्ट है वो बोलेंगे क्या क्या मैम बोल रही है। चूंकि मैं 10 घंटे से गाड़ी चला रहा था इसलिए मैं थक गया था। तो ये जो एज और सिंस है ना, ये भी दोनों कंजंक्शन है, और ये भी कारण बता रहा है, ये भी कारण बताने वाला कंजंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टूडेंट्स वर्किंग है, आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग में तो और आपका टाइम बच जाता है, रिकॉर्डिंग में स्पीड बढ़ा के देख लेना। दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। यहाँ पे हम सिंस भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, क्योंकि एज भी कारण बताता है, सिंस भी कारण बताता है। एज मतलब चूंकि मैं ड्राइव कर रहा था 10 घंटे से, या तो सिंस। अभी मुझे थोड़ा सा फॉर वाला भी बताना है। दोनों करेक्ट है। लिख लिया, जैसे हो जाएगा बस मुझे ओके बोलना, मैं स्लाइड बदल दूंगी। हाँ, अब और भी बहुत सारा चीज बताना। आप बोलोगे कि मैम एज तो कंजंक्शन है, एज और बिकॉज, एज और बिकॉज जो है ये कंजंक्शन है, ठीक है, और ये कारण बता रहा है, रीजन बताने वाला कंजंक्शन। लेकिन ये जो सिंस है ना और फॉर, सिंस एंड फॉर वाक्य में प्रेपोजिशन का भी काम करता है। इसको मैं प्रेपोजिशन चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी। और एक सिंस एंड फॉर कंजंक्शन का भी काम करता है। तो हाउ विल यू गेट टू नो कि वेदर दैट पर्टिकुलर वर्ड इज अ कंजंक्शन और अ प्रेपोजिशन? In order to decide the part of speech of a particular word, you have to see the usage of that word in the sentence. आपको देखना है ना कि उस वर्ड को सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है, प्रेपोजिशन के तौर पे या कंजंक्शन के तौर पे। और बता रही हूँ, वो तो सेंटेंस देख के ही पता चलता है ना। जैसे मैंने लिखा he has been working, he has been working since Monday, मंडे से काम कर रहे हैं। और दूसरा मैंने लिखा he has been working since I left, जब से मैं गया हूं ना तब से वो काम किए जा रहा है। जस्ट सी द सेंटेंस। ओके, सबसे पहले तो देखो यहां भी सिंस लगा है, और याद रखना है ना कि ये जो सिंस और फॉर है, ये जो सिंस एंड फॉर है, ये वाक्य में टाइम भी बताता है और ये वाक्य में रीजन भी बताता है। रीजन भी बताता है और टाइम भी बताता है। पहला सेंटेंस ये है, दूसरा ये है, और तीसरा लिखा मैंने सिंस ही वॉज इल ही कुडेंट कम, चूंकि वो बीमार था वो नहीं आ पाया। पहले मुझे बताओ कि ऊपर वाला सेंस क्या बता रहा है? वो मंडे से बीमार है। कब से बीमार है? मंडे से। तो यहाँ टाइम बता रहा है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस आई लेफ्ट, जब से मैं गया हूं ना तब से वो काम किए जा रहा है। तो मैं एक फिक्स वर्ड, फिक्स टाइम पे वहां से निकला हूंगा और तब से लेकर वो काम कर रहा है। तो सिंस टाइम भी बताता है
और नीचे देखो सिंस वो बीमार था, यहाँ पे टाइम नहीं बता रहा, कारण बता रहा। सिंस वो बीमार था इसलिए वो काम को मतलब वो नहीं आ पाया। तो सिंस इज अ वर्ड दैट कैन डिनोट टाइम, it can also denote reason. Depending upon the sentence you have to decide whether that particular since and for is denoting time or reason. Sentence के according आपको करना है। अब मुझे बताओ कि पहला वाला since का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि ये preposition भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। क्या लग रहा है आपको, क्या है? क्या पहला वाला पार्ट में since किसी को जोड़ रहा है? since किसी, देखो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और ये पूरा वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाएगा। और कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक है, और मंडे तो सिर्फ एक वर्ड है और कंजंक्शन तो बहुत वफादार है। ऐसा थोड़ी है कि कंजंक्शन क्लॉज को वर्ड से जोड़ता है, कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है। तो इसका मतलब है कि ये कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सेम क्लॉज और फ्रेज को नहीं जोड़ रहा है। तो ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। ये वाला सिंस जो है ना प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? एक ऑब्जेक्ट आता है। किस रूप में? नाउन के रूप में। तो मंडे भी नाउन है, मंडे एक दिन का नाम है, किसी दिन का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम तो नाउन ही होता है। नेक्स्ट वाला, अब बताओ कि क्या ये प्रेपोजिशन हो सकता है, क्योंकि आई वाक्य का सब्जेक्ट है और लेफ्ट वर्ब है। क्योंकि लेफ्ट वर्ब है और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, तो यहाँ का सिंस तो प्रेपोजिशन था, बट यहाँ सिंस प्रेपोजिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी आई नहीं आएगा। प्रेपोजिशन के बाद जब भी आएगा मी आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो आई तो सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी बनता है। आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे, तो मैं इसको प्रेपोजिशन मान ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मतलब ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ का सेंस कंजंक्शन। और देखो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज, और दोनों क्लॉज को ये सेंस जोड़। और यहाँ भी सेंस वही है, प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन होता ना तो प्रेपोजिशन के बाद ही नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद हिम आता है। और ये वर्ब है, वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से थोड़ी किया है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है। और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ का सेंस भी कंजंक्शन ही है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज। तो ये जो सिंस एंड फॉर है ना, ये कंजंक्शन का भी काम कर सकता है, ये प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है। वो तो सेंटेंस देख के आपको डिसाइड करना है, सेंटेंस देख के आपको डिसाइड करना है कहाँ प्रेपोजिशन है और कहाँ कंजंक्शन है। प्रेपोजिशन, पहला वाला प्रेपोजिशन, दूसरा कंजंक्शन, तीसरा वाला अगेन कंजंक्शन। अब फॉर वाला भी बता देती हूँ। लाइफ में ना इंग्लिश एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं। ओके, बार बार नहीं पढ़ना है, 10 टीचर से प्रैक्टिस करो, बट पढ़ो एक ही टीचर से। ऐसा पढ़ के जाओ ना कि आप सामने वाले को जाके समझा सको लॉजिक के साथ। वो पूछेगा कि प्रेपोजिशन है तो क्यों है, आप बता देना कि यहाँ तो कोई चीज को जोड़ नहीं रहा है, बट यहाँ तो क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है, यहाँ भी क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है। 5 टीचर से पढ़ना नहीं है, 5 टीचर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब पे पैसा वेस्ट नहीं करना, पढ़ना एक ही टीचर से। अब आ जाओ फॉर, जैसे ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ वीक, एक हफ्ते से एब्सेंट। फॉर कारण भी बताता है, इस बात को बच्चे समझ नहीं पाते और ऑप्शन से फॉर को ही हटा देते हैं। ही कुडंट कम फॉर ही वॉज इल। ठीक है, फॉर भी कारण नहीं बता। यहाँ फॉर किस सेंस में दे रहा है? सिंस, और सिंस के सेंस में। वो नहीं आ पाया चूंकि वो बीमार था। तो यहाँ ना फॉर जो है सिंस का सेंस दे रहा है, यहाँ का फॉर कारण बता रहा है, क्योंकि वो बीमार था इसलिए नहीं आ पाया। और यहाँ का फॉर टाइम बता रहा है, एक हफ्ते से बीमार है। ठीक है, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ टाइम। और यहाँ का फॉर इज अ प्रेपोजिशन, क्योंकि अ वीक नाउन है। ठीक है, नाउन है, और ये देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब। एब्सेंट तो एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और क्लॉज जोड़ेगा तो क्लॉज को ही जोड़ेगा ना, इसका मतलब ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में, बट
ये वाला, ये तो सब्जेक्ट है और ये तो वर्ब है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन। देखो ये सब्जेक्ट वर्ब है और यहाँ भी ये सब्जेक्ट वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब को मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, शुरू के क्लासेस अटेंड करिए। अभी तक आपको खुद फील हो रहा होगा कि ये सब पढ़ने के पहले ना पहला क्लास कंजंक्शन का फ्रेज क्लॉज देखना बहुत जरूरी है। जब तक फ्रेज क्लॉज नहीं देखेंगे कैसे समझ में आएगा। तो दोनों बताता है ये। एग्जाम में ना एरर आपका आजकल बहुत इजी आ रहा है, तो बहुत ज्यादा ग्रामर के समंदर में कूदने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रही हूँ बस उतने ही पढ़ना है, क्योंकि हमेशा जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो ना, तो ये चीज एकदम दिमाग में बैठाओ कि आपका कंटेंट एकदम लिमिटेड होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट लिमिटेड होगा ना, कंटेंट लिमिटेड भी होना चाहिए और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पीएचडी करने नहीं आए, उनके पास टाइम बहुत कम है। जैसे भी करके बच्चों को एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है। एग्जाम के बाद अगर मन किया तो नॉलेज इकट्ठा करने के लिए तो इतना यूट्यूब चैनल है। कंटेंट बच्चों का, टीचर का काम है ना बच्चों को एकदम, बच्चों का काम आसान करना, पूरा समंदर उठा के नहीं दे देना है। पूरा समंदर उठा के नहीं दे देना है कि अरे लो सब पढ़ लो उसी में से कुछ आएगा, और लास्ट में लिख देंगे जो पढ़ाया वही आया। सेकंड वाले में सिंस भी लगा सकते हो, सिंस भी कारण बताता है, फॉर भी कारण बताता। समंदर मंथन में भी, समंदर मंथन नाम ही क्यों रखा था मैंने बुक का, वही सब वर्ड्स करवाऊंगी जो एग्जाम में आता है। ऐसा थोड़ी है कि पूरा उसको समंदर दे दो। कुछ बच्चों को ना, कुछ बच्चों को लगता है कि टीचर एक टॉपिक को, अगर वो सबसे गलत चीज होता है, अभी आप लोगों को रियलाइज नहीं होगा, जब 2-3 साल सिलेक्शन नहीं होता है ना तब रियलाइज होता है। ये जो नाउन वाला जो चैप्टर है ना, ये नाउन चैप्टर है, आराम से 4, अच्छा ठीक है चलो धीरे भी पढ़ाए, आराम से 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, आराम से। लेकिन नाउन को पढ़ने के लिए ना आपको मतलब 10-12 दिन का क्लासेस नहीं चाहिए। नाउन को पढ़ने के लिए 10-12 दिन नहीं चाहिए, 4-5 दिन वाला क्लास चाहिए। और कई बार आते हैं बच्चे मेरे पास नोट्स लेके कि 10-12 दिन में पढ़ के आ रहे हैं ना नाउन्स, 10-12 दिन में पढ़ रहे हैं, उनको ना बहुत खुशी होती है कि टीचर ने 10-12 दिन पढ़ाया है, इसका मतलब है कि कुछ तो ज्यादा पढ़ाया है। ओके, कुछ तो, एक तो टीचर ने धीरे पढ़ाया है, ओके, और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, वो पार्ट भी लेके पढ़ा दिया है जो एग्जाम में नहीं आता है, जो बचपन में कभी आपने पढ़ा होगा। और ये 12 दिन के क्लास में ना आपको लगेगा कि ज्यादा पढ़ा दिया, लेकिन ये 12 दिन के क्लास में ना वो सारी चीज इंक्लूडेड ही नहीं है जो नाउन का वो पार्ट जो हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में आता है, हमें वो पढ़ना है ना, पूरे नाउन पे पीएचडी थोड़ी करनी है। नाउन पे पीएचडी करनी ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इंग्लिश थोड़ी है कि हम बैठ के इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं। इंग्लिश के चक्कर में पता चला कि इधर मैथ्स गड़बड़ा रहा है, मैथ्स पढ़ने के चक्कर में यहाँ जीएस गड़बड़ा रहा है, इधर रीजनिंग गड़बड़ हो रहा है, इधर आपका कंप्यूटर गड़बड़ हो रहा है। जीएस तो अपने आप में समंदर है। तो एसएससी में याद रखना है कि किसी 1-2 सब्जेक्ट के बल पे आपका एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन सब सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा अबव एवरेज रहते हो ना, आपका एग्जाम निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में एक्सपर्ट हो गए, बहुत सारे बच्चे तो इस बार इंग्लिश में 135 मेंस में लाके दिए हैं, लेकिन क्या हो गया, बस मैं थोड़ा सा खुश हो गई थोड़ी देर के लिए कि बच्चा इंग्लिश में फुल मार्क्स लाया, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन 280-90 पे रह गया, क्योंकि वो बाकी का सारा बिगाड़ दिया, मैथ्स जीएस और ये सब में गड़बड़ कर दिया। तो ओवरऑल ना मुझे इंग्लिश के मार्क्स तो चाहिए ही, लेकिन मेरे को तो आपका सिलेक्शन चाहिए ना। तो सिलेक्शन के लिए आपको अपना चारों सब्जेक्ट लेके चलना है, और टीचर का काम होता है ना कि चारों सब्जेक्ट्स के लिए एटलीस्ट, मैं इसको तो आसान नहीं बना सकती हूँ ना आपके लिए, बट इसको तो बना सकती हूँ ना, लिमिटेड कंटेंट देना, लिमिटेड कंटेंट और भरपूर प्रैक्टिस, यही आपका मंत्र है। लिमिटेड कंटेंट यही हम लोग के बैचेस में होता है, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस यही आपको एग्जाम दिलवाए। लेकिन आप लोग तो अनलिमिटेड कंटेंट के चक्कर में जाते हो और प्रैक्टिस के नाम पे तो कुछ करते ही नहीं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस मैंने कभी नहीं रोका है,
पढ़िए आप मेरे से, मैं तो आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन अगर कोई टीचर कहीं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाते हुए मिले तो वहां से भी कर लीजिए, यही आपको दिलवाने वाला है। ठीक है, आप लोग बिगिनर जो इस साल देने वाले हो ना, तो एकदम ध्यान रखना है कि 10 मैथ्स में भी बोल रही हूँ, मैथ्स में भी 4 टीचर को फॉलो नहीं करना है। बच्चे निकालने वाले बच्चे ना, लोग 15 साल हो गए बच्चे मुझसे आके मिलते हैं तो बस वो एक ही टीचर को फॉलो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी को अरिथमेटिक के लिए, किसी को एडवांस मैथ्स के लिए। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ना, जितना भी जबरदस्त मैं सबको पढ़ाती हूँ तो सबका सिलेक्शन थोड़ी हो जा रहा है, या सबका इंग्लिश में मेहनत, सबका इंग्लिश में अच्छा नंबर थोड़ी आ रहा है। सब अंत में आप ही की मेहनत है, मेहनत आप ही की होती है। हाँ, अब आ जाओ, अब जहां जहां नोट लिख रही हूँ वहां से एरर आए। अब आप बोलोगे मैम बिकॉज भी तो कारण बताता है। ठीक है, मैंने अभी सिंस फॉर भी कारण बताया, वो बता दिया। उसमें बताया था ना एज भी कारण बताता है, सिंस भी कारण बताता है। तो अभी तो हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हम अभी यहाँ प्रेपोजिशन वाला एग्जाम्पल्स नहीं रख रहे हैं। फॉर भी कारण बताता है, ये सब कारण बताने वाले कंजंक्शन है, और सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन भी। अब मुझे बोलोगे कि मैम बिकॉज, बिकॉज भी तो कारण बताता है, और बिकॉज ऑफ भी तो कारण बताता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अकेला बिकॉज कंजंक्शन है, और बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है। तो ये सब आपको याद रखना है। कैसे पता चलेगा? नहीं, आपको ये सब दिमाग में बैठाना है कि ये प्रेपोजिशन ऑफ लग गया है तो ये प्रेपोजिशन हो गया, और अकेला बिकॉज कारण है। और एक वर्ड आता है कारण बताने वाले में, ड्यू टू। जैसे जैसे सेंस, सेंस और फॉर, एक सेंस फॉर, एज, ठीक है, और क्या लिखा था? बिकॉज। ये सब क्या बताता है? रीजन बताता है, कारण बताता है। कारण बताने वाले कंजंक्शन है ना। जब सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन का काम करता है ना, तो वहां पे कारण नहीं बताता है, वो टाइम बताता है। ये भी कारण बताने वाले कंजंक्शन है। उसी तरह बिकॉज ऑफ, बिकॉज के साथ ऑफ लग गया तो वो प्रेपोजिशन बन गया। एक होता है ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब भी होता है के वजह से, कारण बता रहा है। ओइंग टू भी एक प्रेपोजिशन है। ये सब भी कारण बता रहा है, ये सब भी कारण बता रहा है। टू लगा है, यहाँ भी टू लगा है, यहाँ ऑफ लगा, तो ये सब कारण बताने वाले प्रेपोजिशन। और ऊपर वाला जो है ये कारण बताने वाले कंजंक्शन है। अब एग्जाम में एरर कैसे आता है? आपको बताना है कि उस सेंटेंस में कारण बताया जा रहा है, लेकिन आपको देखना है कि हमें कंजंक्शन लगाना है या प्रेपोजिशन लगाना है। पहले इसको नोट कर लो। अरे मैंने आपकी गोल्डन रूल 2.0 देखा है, वो गोल्डन नहीं है। वो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स का 2.2 है, गोल्डन नहीं है। टाइम। लिखिए, ये सब पढ़ना होता है ना, रिवीजन करना होता है, पढ़ना होता है। आप एक ऑफिसर ग्रेड के जॉब में जा रहे हो तो ये सब तो याद रखना होगा। चलो बताओ, पहले मुझे बाद में बताना, पहले मुझे बताओ कि ये ड्यू टू प्रेपोजिशन है, ओके, और बिकॉज ऑफ भी प्रेपोजिशन है, और अकेला बिकॉज कंजंक्शन है। आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कि मेरे को प्रेपोजिशन चाहिए या मेरे को कंजंक्शन चाहिए। स्टेनो में सिलेक्शन ही है इंग्लिश की वजह से, सीपीओ का सिलेक्शन ही है इंग्लिश की वजह से। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे ये देखो, आई, ये वॉज है, और वर्ब ने अपने एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, और ये सारा तो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। बिकॉज, जैसे अगर ऐसा रहता है ना, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से हम लोग, बिकॉज ऑफ मी ही लॉस्ट द मैच, मेरी वजह से वो मैच हार गया। तो बिकॉज ऑफ के साथ मी आना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो सब्जेक्ट है। तो
ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो हमें तो प्रेपोजिशन चाहिए ही नहीं, ये दोनों हमें बिकॉज। और बच्चे बोल रहे थे मैम क्या बिकॉज से वाक्य शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लग सकता है और बिकॉज बीच में भी लग सकता है। जैसे स्टार्टिंग में भी लग सकता है, बिकॉज आई वॉज इल फॉर सेवरल डेज, चूंकि मैं बहुत दिनों तक बीमार था, आई लॉस्ट माई जॉब। मैं बिकॉज को बीच में भी डाल सकती हूँ, आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई वॉज इल फॉर सेवरल डेज। तो बिकॉज शुरू बीच कहीं भी आ सकता है। ठीक है, इट इज रेनिंग अगेन, फिर से बारिश हो रही है। अरे ये तो अभी मैंने खैर आपको पढ़ाया नहीं है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी बता दो, फिर भी बता दो। इट इज रेनिंग अगेन, फिर से बारिश हो रही है, इसलिए हमें अपने पिकनिक को कैंसिल करना होगा। इसलिए, इसलिए हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। ठीक है, नतीजे पे पहुंचते हैं ना, तो यहाँ तो कारण नहीं बताया जा रहा है ना। अगर कारण बताया जाता तो हम सिंस भी यूज कर सकते थे। ये वाला अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, सो लगाना, इसको पढ़ाऊंगी मैं, सो लगा देना। यहाँ पे वी आर नॉट, कारण नहीं बता रहे। सो करेक्ट, गलती से आ गया ये। आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ब्रेक लेता हूं। क्यों? बिकॉज आई वॉज फीलिंग टायर्ड, बिकॉज। नेक्स्ट, लिखने की जरूरत नहीं है, आप कर भी लोग। वी वर लेट, हम लेट हो गए क्योंकि बारिश हुई, बारिश की वजह से हम लेट हो गए। तो कारण बता रहा है, और कारण बताने के लिए तो तीनों यूज होता है, बट ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए ना, बट ये तो प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है, हमें तो कंजंक्शन चाहिए। कंजंक्शन आपको जानना है ना कि कहाँ प्रेपोजिशन चाहिए, कहाँ कंजंक्शन। दूसरा, द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच कैंसिल हो गया। देखो मैच कैंसिल हो गया, बैड एडजेक्टिव है, और वेदर तो नाउन है, और नाउन आ रहा है, तो दोनों करेक्ट है। हमें प्रेपोजिशन चाहिए, तो ये भी करेक्ट है, ये बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। बिकॉज ऑफ बैड वेदर या ड्यू टू बैड वेदर, ये भी सही है, दोनों दोनों करेक्ट है, दोनों दोनों। ओइंग टू भी होता है ना, ओइंग टू बैड वेदर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए। ओइंग टू बैड वेदर या ड्यू टू बैड वेदर या बिकॉज ऑफ बैड वेदर, खराब मौसम क्या होगा, तीनों सही है। ओके, नहीं नहीं, एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, ये तो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला, एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, दोनों करेक्ट। नेक्स्ट आओ। हाँ, अब, हाँ अब मैंने आपको क्या बताया, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने किया वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट बताता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास में, ठीक है, विरोधाभास वाले सेंटेंस में यूज होता है। फिर हमने वो सारा कंजंक्शन किया जो कारण बताता है, रीजन बताने वाला, ठीक है। और उसी में हमने कंजंक्शन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रेपोजिशन भी कर लिया कि दो और ऑल्दो वाला भी तो कॉन्ट्रास्ट बताता है, इंस्पाइट और डिस्पाइट भी तो कॉन्ट्रास्ट बताता है भाई, एक प्रेपोजिशन है और एक कंजंक्शन है। इवन दो वाला किया, फिर ये भी हमने कर लिया। रीजन बताने के लिए ड्यू टू भी तो आता है, रीजन बताने के लिए ओइंग टू भी आता है, रीजन बताने के लिए बिकॉज ऑफ भी आता है, बट ये सारे प्रेपोजिशन है। और अकेला बिकॉज, एज, सिंस, फॉर, ये सब कंजंक्शन है।
ठीक है, ये कंजंक्शन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अभी तो कंडीशन वाला में तो मैं बहुत ज्यादा आपको बताऊंगी, कंडीशन वाला नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अब आ जाओ वो कंजंक्शन जो पर्पस बताता है। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, किस उद्देश्य से काम करने गए हम। ओके, पर्पस बताता है। तो पर्पस बताने वाले कंजंक्शन में अब ध्यान से पहले ये देखो, इट डिनोट्स, जिसका रिजल्ट के लिए भी यूज करते हैं या कंक्लूजन के लिए भी लिख लो। पहले आप इसको लिखो तब समझ में आएगा। एक होता है ना सो दैट, मैं डॉक्टर के पास गई सो दैट, ताकि मैं अपना मेडिकल चेकअप करवाऊं। मैं डॉक्टर के पास मेडिकल चेकअप के उद्देश्य से गई। तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट, ये दोनों कंजंक्शन है, ठीक है, जो पर्पस बताता है। और इन ऑर्डर दैट भी उद्देश्य बताता है, बट इन ऑर्डर टू ये भी उद्देश्य बताता है, लेकिन ये सब प्रेपोजिशन है। सो इन ऑर्डर दैट, सो एस टू का मतलब है ताकि मैं मेडिकल चेकअप करूं। ये सारे प्रेपोजिशन। और यहाँ भी देखो ना, टू लगा है, यहाँ पे टू लगा है। टू वाले वर्ड प्रेपोजिशन ही होंगे, और यहाँ डैट वाले वर्ड कंजंक्शन होता है। और अकेला सो ना रिजल्ट या कंक्लूजन बताता है। सो दैट प्रेपोजिशन बताता है, सॉरी, सो दैट आपका उद्देश्य बताता है। और अकेला सो का मतलब होता है इसलिए। जब हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, किसी रिजल्ट पे पहुंचना है, तो हम इसलिए का यूज करते हैं। आप इसको लिखिए, फिर एग्जांपल दे रही हूं। सो दैट का मतलब होता है ताकि। इन ऑर्डर दैट का मतलब भी है ताकि, उसने मेहनत की ताकि वो सफल हो पाए। एग्जाम में ऐसा एरर्स आता है, जहां पे सो की जरूरत है, वो सो दैट लगा देते हैं। और जहां सो दैट की जरूरत है वहां पे सो लगा देंगे। सो दैट का मतलब होता है ताकि। और ये जो सो दैट है ना, ये आपका पर्पस बताता है, ताकि वो एग्जाम में पास हो सके। और सो का मतलब इसलिए किसी निष्कर्ष रिजल्ट पे पहुंचना। चलो अब मुझे बताओ कि ये वाला ही वर्कड हार्ड, ऊपर वाला सेंटेंस याद रखना मैम, कि अब बोलोगे कि मैम इन ऑर्डर टू, ये देखो, अब बोलोगे इन ऑर्डर टू भी तो उद्देश्य ही बताता है। इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स हासिल करने के उद्देश्य से उसने कड़ी मेहनत की। और इन ऑर्डर दैट, ये आपको बुक्स में ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला है। और ना बहुत सारे बुक्स मार्केट में हैं, जिसको आप बहुत अच्छे बुक्स मार्केट में हैं, बट आप एरर पूछने का तरीका कुछ अलग हो गया। ओके, अब बहुत कॉन्सेप्चुअल टेक्निकल वाला एरर्स पूछ रहे हैं, घिसा पिटा रूल्स वाला नहीं पूछ रहे हैं। पहले कंजंक्शन से भर भर के ऐसे वाला एरर आता था, इधर के साथ नॉर लगा, अभी भी आता है बट उतना नहीं, इधर के साथ नॉर लगा देंगे। हर बच्चे को पता है कि इधर के साथ और लगेगा। अब एग्जाम में क्या करते हैं ना, कि कंजंक्शन ही गलत लगा देते हैं, कि इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार पर्पस बता रहा है ना, तो सो नहीं आना चाहिए, बट वहां पे सो लगा देते हैं। आपको सो हटा के सो दैट लगाना है। इन ऑर्डर टू भी उद्देश्य बताता है, और इन ऑर्डर दैट भी उद्देश्य बताता है, बट इन ऑर्डर टू इज अ प्रेपोजिशन और इन ऑर्डर दैट इज अ कंजंक्शन। उसी तरह सो एज टू भी, ताकि ये भी पर्पस बता रहा है, ये प्रेपोजिशन है। ही वर्कड हार्ड, यहाँ पे क्या ये सही है, ही वर्कड हार्ड इसलिए वो सक्सीड हुआ। अच्छा, एग्जाम में अगर दोनों रहता सो दैट, तो किसको टिक करते आप? उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो सफल हुआ, ताकि वो सफल हुआ नहीं है, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो सफल हो सके, अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए सो दैट नहीं लगेगा, सो लगेगा। सो सही था, उसने कड़ी मेहनत की, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जिसका रिजल्ट हुआ कि वो सफल हो गया, तो सो करेक्ट है। लिखिए इसको।
कंजंक्शन को मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है, कंजंक्शन को इस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपका एरर डिटेक्शन में आए तो वो भी बन जाए, फिलअप्स में सेंटेंस का सेंस देख लेना, कहाँ विरोधाभास है क्या है, आपका फिलअप्स भी बन जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला दिन पहला शिफ्ट में आया कंजंक्शन का वो पार्ट जो क्लोस्टेस में आया था, किसी दिन मैं उसको करवाऊंगी, ठीक है। प्री का पहला पेपर था क्लोस्ट, उसमें कंजंक्शन आया था, वो वाला मैं लेके आऊंगी। और कॉन्ट्रास्ट, वहां पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, उसने कड़ी मेहनत की, ही सक्सीडेड, यहाँ पे ना, यहाँ पे ही सक्सीडेड मतलब वो सफल हो गया था, ताकि वो सफल होए नहीं, हो गया था इसलिए तो सफल हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखना, ही सो दैट में ना अभी काम हुआ नहीं है, देखो ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया ताकि वो मेडिकल चेकअप करवा सके, अभी मेडिकल चेकअप हुआ नहीं है, वो गया किस उद्देश्य से, मेडिकल चेकअप करवाने के उद्देश्य से, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम सो दैट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे काम हो चुका है ना। अगर ऐसा रहता ना उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो सफल हो सके, अभी सफल हुआ नहीं है, उसका उद्देश्य था सफल होना, अभी हुआ नहीं है, तब हम सो दैट लगाते, बट यहाँ तो काम हो गया है। सेंटेंस देखना यहाँ, ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया ताकि वो मेडिकल चेकअप करवा सके, ठीक है, ताकि वो मेडिकल चेकअप करवा सके। तो ये इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशन है और सो दैट कंजंक्शन है। क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए या प्रेपोजिशन चाहिए? He went to the doctor so that have medical checkup या in order to have medical checkup। ये जो मेडिकल चेकअप है ना, ये नाउन है और नाउन को प्रेपोजिशन चाहिए। अरे नाउन को प्रेपोजिशन चाहिए, नाउन को ये देखो सो दैट होता है ना, सो दैट तो कंजंक्शन है, सो दैट कंजंक्शन है ना, तो कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। और कुछ तो यही सोच रहे होंगे ना, चलो कुछ तो मान लिया मैम ये तो वर्ब है, चलो ये तो वर्ब है, अरे ये तो वर्ब है, कुछ को यही लगेगा ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका अगर ये इसको आप वर्ब मान रहे हो ना, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है। और वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्ट थोड़ी आता है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आएगा। इन ऑर्डर होगा, इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप, इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। इन ऑर्डर डॉक्टर के पास गया इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप, ठीक है। ऐसा नहीं होता ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट टू हैव, कहां से हो, सो दैट टू हैव कहां से हो जाएगा, सो दैट टू हैव, क्योंकि सो दैट तो सब्जेक्ट कंजंक्शन है, कंजंक्शन को तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे था ही नहीं, इन ऑर्डर टू हैव। ही वेंट टू द डॉक्टर, अब देखो वो डॉक्टर के पास गया ताकि वो मेडिकल चेकअप करवा सके, दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है, दोनों का ट्रांसलेशन सेम है, बट यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया है, ही आ गया ही, और एक वर्ब आ गया, और सब्जेक्ट वर्ब को तो कंजंक्शन चाहिए ना, प्रेपोजिशन होता तो हिम लगता, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ये नहीं होगा, ये तो प्रेपोजिशन है, हमें तो कंजंक्शन चाहिए, सो दैट ही वुड हैव मेडिकल चेकअप। नेक्स्ट वाला, अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर का है, ये प्रीवियस पेपर का है थोड़ा। सो दैट का मतलब होता है, सो दैट पर्पस बताता है ताकि, और अकेला सो भी कंजंक्शन ही है, बट इसका मतलब होता है इसलिए, इसलिए बारिश हो रही थी तो मैंने क्या डिसीजन लिया, इसलिए तो मैं नहीं गई। अब बताओ कि मेडिकल एडजेक्टिव है, कैसा चेकअप, मेडिकल चेकअप, फिजिकल चेकअप, मेंटल चेकअप, मेडिकल चेकअप, और एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। मेंटल चेकअप, फिजिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप,
क्या है, ही एनकरेज्ड मी, उसने मेरे को प्रोत्साहित किया ताकि मैं हिम्मत ना हारूं, सो दैट आई माइट नॉट, उसने मेरे को प्रोत्साहित किया इसलिए मैं हिम्मत ना हारूं, उसने मेरे को प्रोत्साहित किया ताकि मैं हिम्मत ना हारूं। मेरे को उस उद्देश्य से, किस पर्पस से उसने मुझे प्रोत्साहित किया, ताकि मैं दुखी ना हो जाऊं। तो सो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए। ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये प्रीवियस ईयर है, और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब को कंजंक्शन चाहिए, और सो भी कंजंक्शन है, और सो दैट भी कंजंक्शन है। ऐसे ही वाला एग्जाम में एरर आ रहा है, लेकिन सो डैट तो किसी नतीजे पे, रिजल्ट पे पहुंचते हैं ना, बट यहाँ पे किस उद्देश्य से आपको एनकरेज किया, सो दैट आना चाहिए, सो दैट आएगा, सो दैट आई डोंट लूज हार्ट। लूज हार्ट का मतलब है दुखी ना हो। ओके, मतलब एरर बी पार्ट में है, यहाँ पे गलत कंजंक्शन लग गया। अभी मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस लाऊंगी, बहुत सारा क्वेश्चंस लाऊंगी जो रीसेंट एग्जाम में आया है, जहां कंजंक्शन तो लगाना, वहां लगाना है कंजंक्शन, दोनों कंजंक्शन, और यहाँ कंजंक्शन लगेगा भी, बट गलत कंजंक्शन लगे, गलत कंजंक्शन लगा दिया था। ये सब कारण बताने वाले कंजंक्शन है। और एक चीज मुझे आपको और बताना है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगी, ठीक है। दो और सीन्स वाला को अच्छे से नेक्स्ट क्लास, जो एग्जाम के सेंटेंसेस है ना, वो उसमें बताऊंगी। तो ये अभी हमने क्या किया है, सारे कारण बताने वाले कंजंक्शन, और फिर हमने कुछ कारण बताने वाले प्रेपोजिशंस भी किया, फिर हमने पर्पस वाला भी किया, कुछ ऐसे आप देख रहे हो हर जगह मैं कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ, और साथ में थोड़ा थोड़ा वहां पे प्रेपोजिशन को भी टच कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे प्रेपोजिशन है वो भी तो कारण बताता है, कुछ ऐसे कंजंक्शन है वो भी तो कारण बता रहा है, बट हमें देखना है कि कहाँ कंजंक्शन लगेगा, अब हमें कहाँ पार्ट ऑफ स्पीच का मिल चुका है। ऐसे कंप्लेन मत करिए, प्रैक्टिस शीट नहीं मिली है, बाकी स्टूडेंट को मिल गई है, आकांक्षा आप ही को नहीं मिली है, सारे स्टूडेंट्स को मिल गया है। ओके, आप जाके चेक करिए, सारा पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह मिल गया। अब आ जाओ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, कंजंक्शन का मान के चलो ना कि 40% एरर वो कंजंक्शन जो कंडीशन बताता है। कंडीशन का मतलब वो मत समझना कि उसकी स्थिति बता रहा है, मतलब कंडीशन का मतलब होता है शर्त रखी जा रही है। कंडीशन वाला कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होता है ना जहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, तो वो सारे कंजंक्शन जो कंडीशन बताता है, इसको हम लोग डील करेंगे। और कंजंक्शन बताने वाले कंजंक्शन में एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक इंडिपेंडेंट रहेगा। बताती हूँ आपको, पहले तो कंडीशन का मतलब बता देती हूँ। इफ ही कम्स आई विल गो, तो ये वाला कंजंक्शन है। अनलेस ही वर्क्स, अभी लिखना नहीं, ही विल नॉट सक्सीड, जब तक मेहनत नहीं करेगा ना सफल नहीं होगा। तो आप ये देखो, ये भी कंजंक्शन है, और ये दोनों कंजंक्शन कंडीशन बता रहे हैं। यहाँ कंडीशन का मतलब वो नहीं है, स्थिति बताने वाला नहीं, यहाँ पे कंडीशन रखा जा रहा है। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा, मैं इसी शर्त पे जाऊंगा, मेरा जाना उसके आने पे निर्भर है, ठीक है, मैं इसी स्थिति में जाऊंगा जब वो आएगा। तो ये कंडीशन बता रहा है। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो सक्सीड नहीं करेगा, उसका सफल होना उसके मेहनत पे निर्भर है। तो ये अनलेस भी कंडीशन बता रहा है। और आप देख रहे हो कंडीशनल वाले सेंटेंस में दो क्लॉज आ रहा है, ये वाला एक सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है, और ये डिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसे खाना बनाने के पहले आप सारा इंग्रेडिएंट, सामग्री इकट्ठा कर लेते हो ना, उसी तरह कंजंक्शन पढ़ने के लिए आपको क्लॉज, फ्रेज का नॉलेज होना चाहिए, और फ्रेज क्लॉज में भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का नॉलेज चाहिए। उसी तरह जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। तो जनरली कंडीशनल वाला जो वो कंजंक्शंस जो कंडीशन बताता है ना, जहाँ पे शर्त रखी जाती है कि ऐसा तब होगा जब ऐसा होगा, तो वैसे वाले सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड में चेक कर लो आप लोग, वहाँ मिल जाएगा, सारा चीज़ है, थोड़ा सा चेक करिए, थोड़ा सा ना आप लोग को सिस्टम ऑनलाइन फ्रेंडली बनना होता है।
इन ऑर्डर टू का मतलब भी होता है के उद्देश्य से, और इन ऑर्डर डैट का मतलब भी होता है के उद्देश्य से। बट नवनीत, इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशन है, इन ऑर्डर डैट कंजंक्शन। तो आप इसको नोट कर लो ताकि मैं नेक्स्ट क्लास आऊं तो अच्छे से समझाऊं कि वो कंजंक्शंस जो कंडीशन बताता है। अनलेस का मतलब हो गया है जब तक, इफ का मतलब है अगर, लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा, कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, दोनों का सेम मतलब। एल्स का मतलब भी होता है नहीं तो, अन्यथा, ये तीनों का मतलब सेम है, इसका, इसका और इसका। जैसे बोलते हैं ना, कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओगे। प्रोवाइडेड का मतलब भी होता है बशर्ते, इन केस का मतलब भी है अगर, ऑन द कंडीशन, बशर्ते लिख लेना। सपोजिंग का मतलब भी है अगर, ओनली इफ का मतलब भी है अगर। तो ये सारे कंजंक्शंस है जो कंडीशन बताता है। अंटिल वगैरह भी पढ़ाऊंगी अब्दुल, मतलब परेशान मत होइए, अंटिल अनलेस सब पढ़ाया जाए। अंटिल को नहीं रखा है ना क्योंकि अंटिल टाइम बताता है। अभी तो कंजंक्शन में आप देखना, अब कंजंक्शन में बहुत, आज तो सेकेंड क्लास ही है ना। नहीं, वेदर कंडीशन नहीं बताता, वेदर हम डाउट के लिए यूज करते हैं। कुछ ऐसे कंजंक्शन है ना, वहां पे हम लोग अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है। अकेला, इसको ना, इसलिए आज मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ ना कि मैं पढ़ाना शुरू करूंगी तो मुझे 45 मिनट्स लगेगा। अकेला, अनलेस, अनटिल, इफ, वेदर, आप खुद देखना जब भी मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगी तो लास्ट आते आते तक ये सब कैसे कैसे जुड़ जुड़ को, मतलब आपको याद रखना, अकेला 45 मिनट्स लग जाएगा। तो परसों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कंडीशन से बहुत ज्यादा एरर्स आते हैं। ओके, ये सब मैं नहीं बोल बोल के पढ़ाऊंगी कि कंजंक्शन के बाद क्या पढ़ाऊंगी, उसके बाद क्या पढ़ाऊंगी, सरप्राइज है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, प्रोवाइडेड, कड़ी मेहनत करो, मतलब मैं आपको हेल्प करूंगी प्रोवाइडेड कि आप मेरी बात मानोगे, इसी शर्त पे, इसी कंडीशन पे, ऑन द कंडीशन दैट। तो अकेला मेरे को ये सब पढ़ाने में ही 45 मिनट लग जाएगा। हाँ, कल कल छुट्टी है ना, कल दिल्ली, कल इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, कल दिल्ली में इलेक्शंस है। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको तो मैं कल पढ़ाना शुरू करूंगी। टुमारो इज अ हॉलीडे, कल तो पूरा इंस्टीट्यूट ही बंद रहेगा। कल दिल्ली इलेक्शंस है, 5 फरवरी है, टुमारो इज अ हॉलीडे। अब हम लोग, वेंसडे है ना, अब हम लोग कब मिलेंगे, थर्सडे को। अब मेरी बात को अभी जाना नहीं, बात को सुन लेना। थर्सडे को मैं कंजंक्शन आपको करूंगी, और 1 बजे के बैच में ना, 1 बजे के बैच में मैंने सोचा कि अब मैं टॉपिक वाइज के लिए वेट नहीं करूंगी। आज 1 बजे के बैच में, 1 बजे का जो बैच चलता है उसमें मैं मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को क्या करवाती हूँ, वो कैब में समुद्र मंथन का बैच करवाती हूँ, जो कल मैंने करवाया, अभी टेस्ट लिया है। तो इसमें तो न्यू स्टूडेंट को आना ही आना है, आना ही आना है। और ट्यूसडे को और थर्सडे को मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, जिसमें क्लोज टेस्ट, पिछले क्लास में क्लोज टेस्ट करवाया था, PQRS करवाया था और पैसेज करवाया। ठीक है, इसमें भी नए स्टूडेंट्स को आना है, लेकिन जिसको नहीं माने नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट, PQRS थोड़ा सा जब ग्रामर और वोकैब का सिलेबस आगे बढ़ जाता है ना, तभी अटेंड किया जाता है। तो कुछ बच्चे अगर चाहें तो प्रैक्टिस बैच में, ग्रामर की बैच में तो आप हर दिन मंडे से लेकर फ्राइडे आओगे सुबह 9:30 बजे वाले बैच में, लेकिन दोपहर वाले बैच में आप चाहो तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आ सकते हो वो कैब पढ़ने, क्योंकि ग्रामर और वो कैब थोड़ा 30-40% हो जाएगा ना, तभी आपका क्लोज टेस्ट PQRS बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, ओके, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि नहीं मैम हम आएंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, तो आ भी सकते हो। आज मैं इसमें क्या करने वाली हूँ कि क्लोज टेस्ट करवाऊंगी, प्रैक्टिस है, मैं वर्ब भी करवाऊंगी, तो आप टेंशन मत लेना। आप चाहो तो आज 1 बजे के बैच में आके क्लोज टेस्ट PQRS करके क्लास को क्विट कर सकते हो। लास्ट में मैं वर्ब करवाऊंगी। बच्चों का डिमांड था कि मैम इसमें एरर्स करवाने के पहले पहले टॉपिक बस करवा दीजिए, तो आपने तो वर्ब नहीं पढ़ा है, नहीं भी आ सकते। ओके, CDS का एग्जाम कब है? एक बार यूट्यूब पे सचिन कंप्लीट कर लिया है ना, तब तो आप आ जाओ, तब तो आना है।
तब तो आना है, ठीक है। कल की छुट्टी है, यूट्यूब से सचिन आपने कर लिया है ना, तो अभी तो मैं जहां पढ़ा रही हूँ आपको आना ही है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको सब जगह आना है। 13 अप्रैल को है, तो 13 अप्रैल को है। अभी तो क्या है, अभी जनवरी से लेकर 5 फरवरी, फरवरी से लेकर ये, हाँ निकल जाए। सीडीएस, जो बच्चे सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं ना, काइंडली क्लोज टेस्ट, ठीक है, PQRS और पैसेज के बैच में आइए, क्योंकि सीडीएस में अकेला 40 मार्क्स का सेंटेंस अरेंजमेंट आता है। और आपको मेरे से आगे भी जाना है ना, मोस्टली हो जाएगा सिलेबस, मेरे से आगे भी जाना है, तो इस बैच में मैंने रिकॉर्डेड बैच भी दिया है। रिकॉर्डेड बैच में भर भर के क्लोज टेस्ट PQRS है, जहां पे मैंने सीडीएस का हाई लेवल PQRS करवाया है। तो वो सब भी देखते रहना। लाइव क्लासेस के लिए तो आपको मेरा वेट करना पड़ेगा, बट आपको रिकॉर्डेड क्लास भी तो इस बैच में मिला है, 300 प्लस रिकॉर्डेड मिला है, मेंस का भी मिला है, तो उसमें मैंने भर भर के करवाया। तो सीडीएस में सिलेक्शन के लिए ये करना है। ओके, चलो परसों मिलते हैं।